औरतें कहां जाएंगी जो कहीं की भी नहीं है। अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई लड़ रही औरतें अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगी। सोचिए कि जो लड़कियां बचपन में ही बेच खरीद ली जा रही हैं, उनके पास इस कोठे से उस कोठे और कभी इनके हाथों तो कभी किसी और के हाथों से शोषण के अलावा कुछ नहीं होता, वो कागजात कहां से लाएंगी। इन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है क्योंकि उनके भी कोई पहचान पत्र इनके पास नहीं है। क्या चुनाव आयोग इन्हें कोई रियायत देगा। इन औरतों से सामाजिक दूरी इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि जिस दिन ये न्याय की लड़ाई लड़ने लगी ना, तो बहुत सारे संभ्रांत घरों की नींव हिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। वो औरतें कहां जाएंगी जो कहीं की भी नहीं है, जो एक जगह से उठा करके दूसरी जगह छोड़ दी गई है, जिनका घर नहीं कोठा होता है। अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई लड़ रही औरतें अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगी। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर की मुहिम छेड़ रखी है। अब एसआईआर को लेकर के जितनी समस्याएं सामने आ रही हैं, इसके बारे में लगभग सभी को पता चल चुका है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक तबका ऐसा भी है जिनकी समस्याओं के बारे में इस तथाकथित संभ्रांत समाज में थोड़ी कम ही बातें होती हैं। ये मामला है सेक्स वर्कर्स यानी वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं का। भारत में एसआईआर फॉर्म भरने में आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो सोचिए ऐसे लोगों के बारे में जिनका ना तो कोई ठिकाना है, ना ही माता पिता का कोई अता पता है, कहां से आई है, कौन लाया, कुछ भी नहीं पता है। बस एक काल कोठरी में प्रताड़नाओं को झेलते हुए जीवन यापन कर रही हैं, तो उनके पास फॉर्म के लिए कागजात कहां से आएंगे। पश्चिम बंगाल में भी सेक्स वर्कर्स को अभी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं सेक्स वर्क में लड़कियां आती कहां से हैं और कैसे लाई जाती हैं। भारत में सेक्स वर्क के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादातर गरीबी, झूठी नौकरी के लालच और या फिर अपहरण से जुड़ी हुई होती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां दलाल लड़कियों को मुंबई, कोलकाता या दिल्ली के रेड लाइट एरिया में लेकर के जाते हैं, बेच देते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी हर साल 12,000 से 50,000 महिलाएं और बच्चियां ट्रैफिक होकर के आती हैं, जबकि देश के अंदर 90% मामला इंटरस्टेट होता है, मतलब भारत के अंदर ही राज्यों के बीच, जैसे कि किसी को बिहार से बंगाल में खरीदा, बेचा या लाया गया हो। इस पर काम करने वाले एनजीओ के अनुमान बताते हैं कि इसमें कुल 2.8 मिलियन लोगों के फंसने की संभावना है, जिसमें 40% बच्चे हैं और हर साल 1,35,000 नई लड़कियां खरीदी बेची जाती हैं। ये आंकड़े डरावने हैं क्योंकि असली संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है और ज्यादातर 12 से 18 साल की लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। ये तो हालत है। अब सोचिए कि जो लड़कियां बचपन में ही बेच खरीद ली जा रही हैं, उनके पास इस कोठे से उस कोठे और कभी इनके हाथों तो कभी किसी और के हाथों से शोषण के अलावा कुछ नहीं होता, वो कागजात कहां से लाएंगी। ऐसे ही जगहों में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है पश्चिम बंगाल का सोनागाछी। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 11,000 वेश्याएं बहुमंजिला इमारतों में सेक्स वर्क से जुड़ी हुई हैं। सोनागाछी में 14 बूथों पर लगभग 11,400 मतदाता हैं और अब इनमें बहिष्कार का डर तेजी से फैल गया है। यहाँ पर सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए काम करने वाली भारती डे कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर इशारा करती हैं कि जिन लड़कियों के परिवारों को पता चला कि वो यौन कर्मी है, उन्हें घर से निकाल दिया गया। उन्हें अपने माता पिता के दस्तावेज कहां से मिलेंगे। उन्हें तो यह भी नहीं पता होता है कि उनके माता पिता ने 2002 में वोट दिया कहां था और जिन बुजुर्ग महिलाओं ने अपना पूरा जीवन ही यहीं बिताया है, वो किस तरह के डॉक्यूमेंट ला करके देंगी। वे अपने परिवार की सूची कहां से लाएंगी जिनके अपने परिवार का पता ही नहीं है। इसके अलावा भी कई लोगों का कहना है कि उनसे जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, विशेष रूप से 2002 की मतदाता सूची से पारिवारिक विवरण का प्रमाण, उनके पास वो मौजूद ही नहीं है। ऐसी ही कुछ कहानियां जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए पत्रकारों को पता चली। इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर जैसे संस्थाओं ने इस पर डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट की है। जिनके हाथ शोषण और प्रताड़ना की कहानियां ही लगी, उनसे कागज मांगे जा रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी यहाँ काम करने वाली महिला ने बताया कि हमारे गांव में किसी को नहीं पता कि हम रेड लाइट एरिया में रहते हैं। मेरे वोटर आईडी पर जिसका नाम है, उससे मेरी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बच्चे थे। वो हमें छोड़कर चला गया। पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद कोई दस्तावेज नहीं बनवाए गए। मैंने माँ का वोटर आईडी बनवाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं बनवा पाई। यहाँ ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं पे बिता दिया। बचपन में ही कहीं से खरीद या फिर बेच करके लाई गई। इन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है क्योंकि उनके भी कोई पहचान पत्र इनके पास नहीं है।
अब वैसे ही इनका जीवन आसान नहीं था, ऊपर से एसआईआर की प्रक्रिया ने ऐसे लोगों पर तो अलग से ही दुख का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने यहाँ पे अलग से कैंप लगवाए हैं, लेकिन समस्याएं इन लोगों के लिए बनी हुई हैं अभी भी। कैंप में भी जाकर के अंततः इन्हें दिखाने तो कागज ही है ना, नागरिकता के वो प्रमाण देने हैं जो इनके पास है ही नहीं। क्या चुनाव आयोग इन्हें कोई रियायत देगा? केवल कैंप लगाने से समस्याएं हल थोड़ी ना हो जाती हैं। ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। बिहार एसआईआर के टाइम पे भी सेक्स वर्कर्स को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब क्योंकि सोनागाछी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मीडिया कवरेज हो जा रही है। बिहार में तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में भी मुजफ्फरपुर जैसी कुछ जगहें रेड लाइट के नाम पर फेमस हैं, लेकिन हमेशा की तरह समाज के मुख्य धारा तक वो खबरें नहीं पहुंच पाई। आम जनजीवन पर जब भी समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं ऐसे कामों से जुड़ी लड़कियों या महिलाओं पर ज्यादा घातक साबित हुई हैं। चाहे आप सदी की महामारी कोरोना झेल रहे लोगों का लॉकडाउन देख लीजिए या फिर नोटबंदी, क्योंकि समस्याएं सबने देखी, अपनों को भी ज्यादातर लोगों ने खोया, लेकिन समाज की मुख्य धारा से कटे सामाजिक कलंक झेल रहे सेक्स वर्कर्स ने जो देखा उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद हो गया, सेक्स वर्कर्स के लिए वो समय बहुत ही भयानक था। रातों रात ग्राहक गायब हो गए, क्योंकि कोई बाहर निकल नहीं रहा था। जिस कमरे में वो रहती थी वही काम करती थी। अब न कमाई थी न खाना था। एक दिन में 500-1000 रुपए कमाने वाली सेक्स वर्कर्स अचानक से जीरो पर आ गई। किराया मांगने मकान मालिक आता था, पुलिस छापा मारने की धमकी देती थी। राशन खत्म हो गया तो इनको कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। जब सरकारी राशन लेने के लिए जाती थी तो आधार कार्ड या फिर पुराना पता मांगते थे, जो ज्यादातर के पास था ही नहीं। गांव वाले भी उनको नहीं बुलाते थे, क्योंकि कलंक लगता था। जो HIV की दवा लेती थी उनकी दवा बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि सेंटर तक जाने का रास्ता ही नहीं था। लॉकडाउन में बाकी लोग घर में थे, लेकिन सेक्स वर्कर्स के पास न घर बचा, न खाना बचा, न दवा बची और ना ही गरिमा और सम्मान, उसकी तो क्या ही बात करना है। वो सबसे ज्यादा अकेली और लाचार हो गई। नोटबंदी के दौरान लोग अपने पुराने 500 और 1000 के नोट खपाने के लिए इन महिलाओं के पास जाते थे। उनके काम के बदले उन्हें पुराने नोट दे आते थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। बीबीसी ने इस दौरान रेड लाइट एरिया से रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी का ऐसा असर हुआ है कि ये औरतें और इनके बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई और काम इन्हें मिलता नहीं है। रिपोर्ट में एक महिला ने कहा कि हमारे साथ कोठे पर लोग सब कुछ करते हैं, तब इन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन घरों में काम की बात आती है तो हम सबके लिए अछूत बन जाते हैं। इन औरतों से सामाजिक दूरी इसीलिए बनाई जाती है, क्योंकि जिस दिन ये न्याय की लड़ाई लड़ने लगी ना, तो बहुत सारे संभ्रांत घरों की नींव हिल जाएगी। ऐसे कामों से जुड़े लोगों के बच्चों को समाज के द्वारा नाजायज समझा जाता है। अब हम आपको वेश्यावृत्ति और नाजायज समझे जाने वाले बच्चों से जुड़े भारतीय कानून के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी बता देते हैं, जानकारी जरूरी है। भारत में यौन कार्य को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कानून स्वैच्छिक यौन कार्य को अवैध नहीं बनाता है, फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि वेश्यालय चलाना और किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, ये अवैध है। इसलिए ये कानून किसी भी वयस्क और सहमति से काम करने वाली सेक्स वर्कर को दंडित नहीं करता है, बल्कि उन लोगों को दंडित करता है जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अधिनियम के अंतर्गत वेश्यावृत्ति का अर्थ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अथवा धन या किसी अन्य प्रकार के प्रतिफल के लिए व्यक्तियों का यौन शोषण या दुर्व्यवहार। सेक्स वर्कर्स को कानून के तहत समान संरक्षण का अधिकार है। कानून के अनुसार सभी मामलों में आयु और सहमति होने पर किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ कानून है, कितना पालन होता है ये बताना भी आपकी और खुद की तौहीनी होगी। अब ऐसे काम करने वाले लोगों के बच्चों को समाज में नाजायज समझा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय गरिमा का ख्याल रखते हुए फैसला दिया है कि कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता है, केवल संबंध हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जन्म की परिस्थितियों के आधार पर किसी भी बच्चे को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को कानूनी हक क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि भारत में यौन कार्य के जटिल कानूनी ढांचे को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ वेश्यावृत्ति स्वयं अवैध नहीं है, लेकिन इससे संबंधित गतिविधियां अवैध है, जिसका नुकसान इन सेक्स वर्कर्स को झेलना पड़ता है। जबकि कुछ देशों में यौन कार्य को अपराध की श्रेणी से बाहर करने या इसे कानूनी मान्यता मिलने से इनको सहायता, सेवाओं और कानूनी सुरक्षा तक इनकी बेहतर पहुंच संभव हो पाई है। इससे सेक्स वर्कर्स के लिए सुरक्षित कार्य परिस्थितियां बन सकती है और उनके प्रति ये जो सामाजिक कलंक है ना, वो कम हो सकता है। भारत में भी कुछ NGO और राष्ट्रीय महिला आयोग वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के पक्ष में दिखते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि यौन कार्य को अपराध की श्रेणी से बाहर
करने से 10 वर्षों में यौन कर्मियों में नए HIV संक्रमणों में 46% की कमी आ सकती है, जबकि यौन कर्मियों के खिलाफ यौन हिंसा को समाप्त करने से नए HIV संक्रमणों में 20% की कमी आने की संभावना होती है। यानी कि उपाय हैं और बहुत सारे हैं, कानूनी या सामाजिक दोनों ही, मगर बीच में वो जो कथित नैतिकता है ना, वही राह का रोड़ा बनी हुई है। वो नैतिकता जिसके हिसाब से अंधेरे में चुप चुप के महिलाओं के देह को नोचना साधारण है, मगर दिन की रोशनी में इनके अस्तित्व को स्वीकारना अपराध है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार, चुनाव आयोग को ऐसे वंचित तबकों को कुछ रियायत देने की जरूरत है, कुछ अलग से कानून बनने की जरूरत है, या फिर सामाजिक सुधार ही अंतिम रास्ता है? कमेंट करें, बताइए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।